हाय पेरेंट्स, ओरल मोटर स्पीच सीरीज के आज के एपिसोड में बेसिकली मैं बात करूंगा टंग के बारे में। टंग कितनी तरीके की मूवमेंट्स होती हैं उसमें, टंग के रिलेटेड ऑटिस्टिक बच्चों में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली उसके बाद कि उन इश्यूज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पेरेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टंग की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, जीभ की नॉर्मल पोजीशनिंग क्या होती है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो यूजली जो जीभ होती है वो हमारे माउथ के अंदर होती है। और यूजली ये जो जीभ है, ये जो टंग है, ये किसी और को दिखनी नहीं चाहिए, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर हम रेस्टिंग पोजीशन की बात करें, रेस्टिंग पोजीशन का मतलब है जब हम नहीं बोल रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आइडियली जो मेरी जीभ होती है, जो मेरी टंग होती है, वो मेरे पैलेट के साथ, जिसे हम तालू कहते हैं, पैलेट के साथ टच रहती है। और इनफैक्ट यही उसकी एक रेस्टिंग पोजीशन होती है। सेकंड ये होता है कि जो मेरी टंग होती है वो नॉर्मली डिप्रेस्ड रहती है, बिकॉज आइडियली टंग की लेंथ ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल पोजीशनिंग होती है जहाँ पे मेरी टंग अंदर की तरफ रहती है और वो पैलेट को हमेशा टच रहेगी, खासकर जो दो साइड्स है टंग के। ये कहना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सबसे प्राइमरी चीज़ आपको अपने बच्चे के अंदर ये देखनी है कि क्या ये पोजीशनिंग बच्चा होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कई बच्चे होते हैं, अगर वो रेस्टिंग पोजीशन में है जहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहे हैं और आप उनकी जीभ देख पा रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये है कि दो इसके बेसिकली दो मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि जो उनकी जॉ अवेयरनेस है या जो जॉ मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। जॉ के ऊपर मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सेकेंड ये हो सकता है कि जो उनकी टंग की अवेयरनेस है, जो उनकी जीभ की अवेयरनेस है, जो सेंसी अवेयरनेस है, वो उनको उतनी ज़्यादा नहीं है। और तीसरा वन ऑफ द रीजंस हो सकता है अगर उनके एडेनॉइड्स या किसी तरीके के कोई भी नेजल ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से वो नोज से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से वो माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं। पेरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं टंग बाहर निकालता हूँ, मैं एक्चुअली आपको बोल के दिखाऊंगा टंग बाहर करके, तो आप देख सकते हैं कि मेरे लिए बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप किसी भी तरीके का स्पीच सेशन ले रहे हैं और अगर आपके बच्चे की टंग अंदर की तरफ नहीं जा रही है, कोई फायदा नहीं है ऐसे स्पीच सेशंस का, बिकॉज आपके बच्चे के वर्ड्स क्लैरिटी कभी आ ही नहीं सकते। चलिए, ये जो पहला असेसमेंट था जो मैंने आपको बताया, अब हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप अपने बच्चे की टंग मूवमेंट्स में देख सकते हैं। टंग की मूवमेंट्स दो होती है। एक होती है एक्सटर्नल, दैट इज जहाँ पे हम मुंह से बाहर निकाल के मूवमेंट्स करते हैं। और एक होती है जो टंग मूवमेंट्स जो मेरे माउथ के अंदर होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि टंग की कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, जीभ की कौन कौन सी मूवमेंट्स है बाहर की तरफ, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है ये सबको पता होगी। वन इज कम्प्लीटली बाहर निकालना, जिसे हम प्रोट्रूजन ऑफ टंग कहते हैं। और इसके साथ जो रिलेटेड होती है प्रोट्रूजन के साथ, क्या वो टंग ऊपर की तरफ लेके जा पा रहा है। एंड इसी तरीके से जब बच्चा क्या टंग निकाल के साइड वाइज लेके जा पा रहा है या नहीं लेके जा पा रहा, जैसे ये मूवमेंट्स आपको देखनी है। एंड पेरेंट्स, मैं आपको ना एक चीज बताऊं, कई बार ना जब बच्चे के नॉर्मल इमिटेशंस पुअर है, जहाँ पे क्लैप योर हैंड्स, टैप योर लेग्स, वो नहीं कर पा रहा, तो जब तक उसके ग्रॉस मोटर इमिटेशन स्ट्रांग नहीं होंगे तो ओरल इमिटेशंस उसकी स्ट्रांग नहीं हो सकते, बिकॉज इसको हम ओरल इमिटेशंस के अंदर डालते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके बच्चे की वीकनेस है, हो सकता है कि उसको इमिटेशन ही नहीं आती और आप ये उसको स्ट्रेट अवे बोलेंगे कि वो करके दिखाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सेकेंडली, आपको बहुत बार उसके सामने करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि उसके ग्रॉस मोटर इमिटेशंस अच्छे हैं, लाइक वो आपको फॉलो कर रहा है, उसके बाद आप ओरल लिमिटेशंस चेक करेंगे उसके कि उसकी टंग मूवमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है। और इसके लिए ऑब्वियसली स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि माउथ के अंदर कितनी सारी मूवमेंट्स होती हैं। माउथ के अंदर भी वैसी ही मूवमेंट्स होती हैं जो बाहर की तरफ होती हैं। जहाँ पे टंग तालू से टच करती है, जिसे हम एलिवेशन कहते हैं। टंग नीचे की तरफ जाती है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। टंग साइड की तरफ जाती है, जैसे कि मैं अगर आपको मूवमेंट करके दिखाऊं, ये वाली, जिसे अगेन हम टंग लेटरलाइजेशन कहते हैं, या फिर हम सिंपल भाषा में बोलें तो टंग को राइट एंड लेफ्ट साइड की तरफ घुमाना आना चाहिए। इसके साथ
रोलिंग ऑफ टंग भी आती है, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है शिफ्टिंग ऑफ फूड फ्रॉम वन साइड टू द अदर, जो कि जॉ और टंग दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा बच्चा ना एक ही साइड खाने को रखता है और एक साइड से ही बाइट करता है, दूसरे साइड से नहीं करता। अगेन इसके भी कई रीजंस हो सकते हैं, सेंसी एस्पेक्ट हो सकता है, और अगर हम देखें तो शायद उसका वन साइड बॉडी का ही कंप्लीट वीकनेस है, उसको सेंसरी अवेयरनेस ही नहीं है, जॉ इतना स्ट्रेंथन नहीं है उसका, या फिर उसको एक्चुअली ये मोटर प्लानिंग ही नहीं आती कि मैं खाना यहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट करूँ। अगेन रीजंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट दोनों को आप दिखा के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यही सारी मूवमेंट्स होती हैं हमारे माउथ के अंदर भी। चलिए, जैसे कि मैंने अब आपको टंग की मूवमेंट्स भी बता दी हैं कि कौन कौन सी होती हैं, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे अगर आपने अपने बच्चे का असेसमेंट किया और आपको लगता है कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आइए अब हम एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने बोली थी वो ये बोली थी कि क्या आपको आपके बच्चे की टंग जो जीभ है वो दिखती है। वेल, अगर दिखती है तो पेरेंट्स प्राइमरीली आपको किसी तरीके से उसके टंग को डिप्रेशन में डालने की ज़रूरत है। इससे पहले आप ईएनटी के पास जाइए, उसके एडेनॉइड्स और नेज़ल ब्लॉकेज पूरा टेस्ट करवाइए, बिकॉज़ अगर वो है और आप यहाँ पे उसकी टंग डिप्रेशन में काम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो फिजियोलॉजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप उसको सॉर्ट आउट करवाइए। अब मैं मान लेता हूँ कि आप टेस्ट में गए और एवरीथिंग इज़ फाइन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि सिंपली हमें टंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर जीभ दिख रही है तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि मैंने पूरी जॉ एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो आपको करवानी है पहले और इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। तो अगर आपके बच्चे का जॉ स्ट्रांग नहीं है तो आप टंग पे भी जितना काम करेंगे देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। तो जॉ एक्सरसाइज करने के बाद हमें टंग की एक्सरसाइज करनी है। वेल, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज है लॉलीपॉप सकिंग। नाउ आपको करना क्या है, आप लॉलीपॉप लीजिए, आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो माउथ के अंदर रखे और वो सक करता रहे। पेरेंट जितनी देर तक वो टंग में, वो अपनी जीभ में लॉलीपॉप रखेगा, बिकॉज ऑटोमेटिक रिएक्शन ये होती है कि जैसे आप किसी भी कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं तो मेरी जो जीभ है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जैसे ही लॉलीपॉप डालोगे ऑटोमेटिकली टंग मेरी अंदर की तरफ गई, डिप्रेशन में गई, और उस डिप्रेशन के साथ जैसे ही लॉलीपॉप जाएगी तो बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीशन होगा, थूक सिक्रीट होगी, जिसको उसको अंदर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और इससे उसकी टंग की मूवमेंट स्ट्रांग होंगी और इसी से उसकी सेंसरी अवेयरनेस भी बढ़ सकती है। तो लॉलीपॉप सकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड। नाउ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, आई नो आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर मेरा बच्चा तो शुगर इनटेक करता ही नहीं है, उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। तो पहली बात, ये आई डोंट नो कितना सही है कि हल्का सा मीठा देने से बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, खैर हम उस बात को नहीं जाएंगे। तो अगर आपको लगता है मीठे से अगर आपका बच्चे को प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आई नो कि ये एक चीज़ है जिसे हम जेड वाइब्स कहते हैं। वाइब्स का मतलब होता है वाइब्रेशन, और जेड का मतलब होता है आई डोंट नो, बिकॉज ये अमेरिकन है तो उन्होंने इसको जेड वाइब्स नाम दिया हुआ है। इंडियन मेड भी आता है जिसे वो वी पेन कहते हैं, वी यहाँ पे होता है वाइब्रेटरी पेन। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। वेल, आपको फिर करना ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट लॉलीपॉप आप ये लीजिए, और इसमें वाइब्रेशंस होती है, तो जैसे आप टर्न करोगे यू कैन फील दैट वाइब्रेशन। आप सिंपल ट्राई करेंगे कि उसके सेंटर ऑफ द टंग आप रखिए और अपने बच्चे को बोलिए कि वो माउथ को बंद रखे। नाउ जितनी देर तक वो माउथ को बंद रखेगा, अगेन इससे भी बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होता है, और जितनी देर वो रख सकता है इसके माउथ के अंदर उतनी ही उसकी टंग डिप्रेशन में जाएगी, और इससे रेगुलर प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जो जीभ की मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी बेटर होगी, और धीरे धीरे हो सकता है कि उसकी टंग ना दिखे, बिकॉज अगर उसकी टंग नहीं दिखेगी दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अब आप स्पीच के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। वेल पेरेंट्स, आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करना चाहूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लंबी वीडियो बने और इतना ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ कि आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाएं। तो इसका जो सिक्स्थ पार्ट है, हमारी सीरीज़ का जो सिक्स्थ पार्ट है, और इस बेसिकली टंग का जो सेकंड पार्ट है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करवानी है जिससे कि बच्चे की टंग इम्प्रूवमेंट हो। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी, और मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है
कि कई पेरेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कि उनके बच्चे के साथ क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए, एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ हमारी कंट्री में जाए, ताकि सब पेरेंट्स को अवेयरनेस हो, और वो अगर थेरेपीज नहीं भी ले रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले।